अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 यानी कि सॉलिड स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने एक काम करना है कि पेन और रजिस्टर साथ रखना है। ठीक, बुक्स की आज ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने बुक्स के पिक्चर ली है और लैपटॉप में मेरे मौजूद है। मैं जूम पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे बुक के पिक्चर जो है शेयर करूंगा। आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पे पिक्चर आएंगे, आप लोगों ने फोकस ज़्यादा करना है। ठीक, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो साथ रजिस्टर में नोट करने हैं। बाकी जो बुक में मौजूद है उसकी तो मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और इसमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, अच्छा पेज नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर नंबर 3 सॉलिड्स। तो ये इस मैटर का थर्ड स्टेट है। पिछली वीडियो भी में मैंने ये बात की थी कि जब ये मैटर का थर्ड स्टेट है तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और टोटल कितने हैं। ठीक, वो वीडियो किसी ने दी की होगी, किसी ने ना दी की होगी, तो थोड़ा सा सुन ले। हम गैस से स्टार्ट लेते हैं। गैस को हम स्टेट फर्स्ट कहते हैं। उसको जब हम कूल करते हैं तो नॉर्मली वो दूसरे स्टेट में चला जाता है और उसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। लिक्विड को जब फर्दर कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। अब अगर तो ये 3 स्टेट्स हो गए, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक, अब अगर इस गैस को हम हीट कर दे तो ये आयनाइज होगा और आयनाइज को फोर्थ स्टेट कहते हैं। इन 4 स्टेट की बात इस सॉलिड चैप्टर के शुरू में की है उन्होंने। फिफ्थ स्टेट है लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी लिक्विड के साथ भी मिलती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ भी मिलती है, इसलिए उनको लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। और जो सिक्स्थ स्टेट है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। ठीक, जो कि एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब जो है मैटर गैसेस डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर की तरफ, वो सॉलिड्स की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन, मतलब हम इंट्रोडक्शन में हमने सॉलिड को जस्ट पहचानना है। सॉलिड की क्या पहचान है, मतलब हम इसको कैसे जानेंगे कि सॉलिड कौन है। ठीक, तो पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लें। सॉलिड्स आर डिफाइंड एज, सॉलिड्स आर डिफाइंड एज सॉलिड आर solid that state of matter which has definite shape and definite volume is called solid state. solid state क्या है? वो state of matter है जिसका definite shape और definite volume होता है। ये sufficient है almost, मतलब ये definition। लेकिन further क्या characteristics है? तो rigidity, solid rigid होते हैं। rigid flexible के opposite है। ये तो easy way of understanding है। टेक्निकली रिजिड क्या है? वो स्टेट ऑफ मैटर, उसको हम रिजिड स्टेट कहते हैं जिसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो। सिर्फ कौन से मोशनल हो? वाइब्रेशनल, उसको रिजिड स्टेट कहते हैं। ठीक, हार्ड होते हैं। हार्ड इज द अपोजिट ऑफ सॉफ्ट। हार्डनेस सॉफ्टनेस का अपोजिट है। डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम की तरफ दोबारा आते हैं। ठीक, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम ये है, डेफिनेट वॉल्यूम का ताल्लुक एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर करने से है। तो अगर हम एक मटेरियल ले लें और एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर कर दें और उस ट्रांसफर करने के बाद उसका शेप उस फ्लास्क जैसा हो जाए, अगर वो फ्लास्क का शेप अडॉप्ट कर दे तो हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम, इसका अगर शेप उसका अडॉप्ट कर दे तो हम कहेंगे कि इसका शेप डेफिनेट नहीं है। और अगर वॉल्यूम उसका अडॉप्ट कर ले तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट वॉल्यूम का ताल्लुक क्या है? आप मटेरियल ले लें, ट्रांसफर कर दे एक जगह से दूसरी जगह में, एक फ्लास्क से दूसरी फ्लास्क में, कि उसका वॉल्यूम तो ऑक्युपाई नहीं कर रहा। अगर वॉल्यूम उसका ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। और अगर वॉल्यूम रिटेन रखता है तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम कहलाता है। डेफिनेट शेप क्या है? डेफिनेट शेप का कंटेनर से भी ताल्लुक है, कंटेनर और प्रेशर से भी ताल्लुक है। तो अगर कम प्रेशर पे वो अपना शेप चेंज ना करे, कम प्रेशर पे शेप चेंज ना करे, कंटेनर में
एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आपने ट्रांसफर किया और उसने शेप चेंज नहीं किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट शेप कहते हैं, जो कि लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जब हम सॉलिड पे लोड रखते हैं, लोड, तो वो लोड को बर्दाश्त करते हैं और इसी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग लोड और प्रेशर इज कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ आसान अल्फाज में, ठीक, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहते हैं। अब आते हैं हमने तो इसको, लेकिन अब सॉलिड में किस तरह के फोर्सेस होते हैं और वो सॉलिड्स बने किन किन चीज़ों से। तो सॉलिड या तो बने होते हैं एटमों से या आयन से या मॉलिक्यूल से, या एटमों से या आयन से या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक, और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेज है, इसीलिए इनके पार्टिकल फिक्स रहते हैं। ठीक, फिक्स, ये देखो रिमेन फिक्स्ड। इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, और टिडबिट भी जो है आप लोगों ने रीड करना है, टिडबिट भी रीड करना है। ठीक, ईटा में साइंस सोसाइटी से पिछली दफा क्वेश्चन आए हैं। तो टिडबिट में ये है कि सॉलिड के दरमियान फासला पिकोमीटर का होता है और एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। आप लोगों का फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्क समझ आना चाहिए। ठीक, हमें सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस एंड लेटेस्ट एनर्जी, इन चीज़ों की हमें समझ आनी चाहिए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिसन वेरी केयरफुली, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक, सॉलिड्स कंपोज्ड होते हैं पार्टिकल पे, सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, तो वो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, सॉलिड्स भी पार्टिकल से बने हैं लेकिन वो क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट नंबर सेकंड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन करता है कैसे ये जो पार्टिकल है ये बड़े स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। ठीक, थ्रू स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये इनके दरमियान ये जो क्लोजली पैक्ड है, क्यों क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है। सॉलिड रिजिड होते हैं और यही अट्रैक्ट स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस इसकी रिजिडिटी की रीजन है। ठीक, तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन इन स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से अब ये पोजीशन क्या नहीं करते, अब इनकी पोजीशन फिक्स रहती है और ये पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक, और ये पोजीशन चेंज ना करना ही रिजिडिटी कहलाता है, जो मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन में। तो रिजिड क्या होते हैं, जो फ्रीली मूव ना करे, जिसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो। So vibration, they only vibrate, they only vibrate. पॉइंट नंबर फोर्थ, सॉलिड में पार्टिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक, फिक्स होंगे तो ऑर्डर, या तो ये ऑर्डर रैंडम होगा लेकिन फिक्स होगा, या रैंडम होगा रैंडम, और या डेफिनेट होगा, या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रखता होगा। तो या तो रैंडमली अरेंज होंगे, फिक्स होंगे लेकिन रैंडमली होंगे, और या फिक्स्ड होंगे लेकिन डेफिनेटली होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो अगर रैंडम है तो अमार्फस, और अगर डेफिनेट है तो क्रिस्टलाइन। तो जब ये पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है पॉइंट नंबर फोर्थ में, तो पॉइंट नंबर फिफ्थ फोर्थ की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ठीक, पार्टिकल एंड सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर कन्फिगरेशन, 3 डायमेंशनल, और ये क्रिस्टलाइन और ट्रू सॉलिड यही है असल में। ठीक, तो केएमटी में असल में उन्होंने ट्रू सॉलिड्स की बात की है ज्यादातर, तो ट्रू सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। तो उनकी डेफिनेटो ज्योमेट्रिकल क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। एम्प्टी स्पेसेस, पॉइंट नंबर 6 पे फोकस कर ले। ठीक, एम्प्टी स्पेसेस इनमें क्या होते हैं, कम होते हैं बनिस्बत लिक्विड और गैसेस की। पॉइंट नंबर 7, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि स्पेसेस कम है, एम्प्टी स्पेसेस कम तो इनकम्प्रेसिबल। पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 6 को एंडोर्स करता है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। ए सॉलिड सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, अब जब क्लोजली पैक्ड है, ठीक,
क्लोज क्लोज है, तो कम वॉल्यूम में वॉल्यूम उन्होंने कम ऑक्युपाई किया होगा क्योंकि तो क्लोज है। तो जब वॉल्यूम कम ऑक्युपाई किया है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। हाँ, और ये सॉलिड, ये पॉइंट में भूल गया, सॉलिड्स के बारे में ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड, हार्ड एंड मैकेनिकल और स्ट्रेंथ। ये इंट्रोडक्शन में इधर लिखा था लेकिन मैं वापस भूल गया था। चलो आते वापस इधर। पॉइंट नंबर 8 में थे, हाँ, डेंसिटी हाई। 8 पॉइंट, कम वॉल्यूम हाई डेंसिटी। 9 नंबर पॉइंट वाइब्रेशनल के बारे में है। पार्टिकल में मोशन किस तरह के है? वाइब्रेशनल, कोलिजन नहीं है। ठीक, नो कोलिजन। पॉइंट नंबर 10 काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेशनल, और नो रोटेशनल एंड नो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी है। अब इन पॉइंट को फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो मैं जो दूसरा पेज सेलेक्ट करूंगा तो स्क्रीन को अनशेयर करना होगा, और अब दोबारा स्क्रीन सेलेक्ट करना है। इसमें से कौन सा पिक्चर सेलेक्ट करना है? चलो देखते हैं कि नहीं, ये अच्छा, मैं ये दोबारा पेज मैंने, क्योंकि पेजेस मैंने ज़्यादा अपलोड किए स्क्रीन पे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ चलो, सही पेज सेलेक्ट किया इस दफा। नाउ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स describing vibrational motion, intermolecular forces, kinetic energy। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स है? नंबर फर्स्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिफ्यूज टू ईच अदर, रेडिएट इनटू ईच अदर। ठीक, क्यों इतने स्लो होते हैं? क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस कम होते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करवाया है, किस किस चीज का करवाया है? फोकस कर दे। ठीक, कापर और लेड का, कापर और लेड का एक्सपेरिमेंट करवाया है। इधर आ जाइए इस डायग्राम की तरफ। कापर के बाल को ब्लू से शो की है, ब्लू बाल्स, मॉलिक्यूल के एटमों को, और सॉरी लेड, लेड को ब्लू से शो किया है, और कापर को रेड से शो किया है। कापर को रेड से शो किया, और इसको सालों तक रखा है। और फिर जब देखा गया है तो कापर, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटली करवाया गया है, सही, लेकिन इधर उन्होंने ब्लू और रेड से शो की है। ब्लू और रेड, और कापर और लेड जो है वो ब्लू और रेड नहीं है, सही। तो ये जो रेड बाल है जो कि कापर को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लू में चले गए हैं, और ये जो ब्लू बाल्स है जो कि लेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थोड़े थोड़े कापर में आए। लेकिन इसमें वो उन्होंने लिखा है कि इसमें साल लगे हैं, साल। ठीक, तो बड़े बहुत साल इसमें लगे हैं इन दो ब्लॉक्स का आपस में डिफ्यूज होने में। और ये डिफ्यूजन का रेट कितना है? तो ये डिफ्यूजन का जो रेट है, आप लोग फोकस कर ले इस लाइन पे। आपको ये जो डिफ्यूजन का रेट है, ये मिलियन टाइम जो है स्लो है लिक्विड से, लिक्विड से मिलियन टाइम स्लो है। तो इनकी वेलोसिटी बहुत स्लो है, इनकी वेलोसिटी बहुत स्लो है। ठीक है, इनकी मूवमेंट, और ये बहुत लार्ज क्या करता है? लार्ज एक्सटेंट, वेरी लार्ज टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक, इनका डिफ्यूजन बहुत लार्ज टाइम लेता है, बहुत लार्ज टाइम। कंप्रेशन, डिफ्यूजन का ताल्लुक, मतलब डिफ्यूजन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को फिक्स रखना है। अब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कंप्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, गैसेस पे बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड पे कम होता है, सॉलिड पे नेग्लिजिबल होता है।
सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि सुन ले, कोई चीज तब कंप्रेस होगी जब इनमें फ्री स्पेसेस होंगे। गैस जो कंप्रेस होता है, जो गैसेस कंप्रेस होते हैं, देखो ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा बनाया है, ये जो गैसेस कंप्रेस होते हैं, क्यों कंप्रेस होते हैं ये गैसेस प्रेशर अप्लाई करने के, क्योंकि गैसेस में क्या होते हैं, फ्री स्पेसेस है। तो वो असल में फ्री स्पेसेस कम होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो इनकम्प्रेसिबल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस होते हैं तो क्या, उसके दरमियान फ्री स्पेसेस कंप्रेस होते हैं। तो वो सॉलिड में तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि फ्री स्पेसेस नहीं है, नेग्लिजिबल है, मतलब कम है, तो इसीलिए ये इनकम। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि कंप्रेस्ड होते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये याद करना है, वुडो और कार्क, क्योंकि इनमें थोड़े बहुत जो है पोर्स होते हैं, तो ये थोड़े से कंप्रेसिबल है। तो ये कंप्रेशन का ताल्लुक प्रेशर से है। एक्सपेंशन, लेसन वेरी केयरफुली, इसमें पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। पेन उठाइए और रजिस्टर या वो जो छोटे से पेजेस है वो साथ उठाइए। कंप्रेशन, effect of temperature, effect of temperature. So with the increase in temperature, with the increase in temperature, volume increases. So the expansion in volume, expansion in volume with expansion in water, with increase in temperature is direct almost. ठीक है, डायरेक्ट का क्या मतलब है, मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होती है। अब पॉइंट नोट कर ले, ठीक, टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ साथ, टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ साथ और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो शेप चेंज होता है। क्या चेंज होता है, शेप। दूसरा, जब हम चेंज हो सकते हैं मतलब, दूसरा लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, ये तो सेम कैटेगरी में आते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। और तीसरा जो हमने ऑलरेडी उधर थोड़ा सा डिस्कस किया, डेंसिटी, डेंसिटी चेंज होती है, ठीक। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन अभी हम फेस को चेंज नहीं करेंगे, रिमेंबर सॉलिड सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड ही होगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो द इंक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नोट कर ले पॉइंट, द इंक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सिंपल 3 चीजों पे, ठीक। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक जितना टेम्परेचर दो डिफरेंट मटेरियल को दे दे, दो डिफरेंट मटेरियल को, ये दो डिफरेंट मटेरियल हो गए, एक जितना टेम्परेचर दे दे, एक ज्यादा एक्सपेंड होगा, दूसरा कम एक्सपेंड होगा। एक्सपेंशन क्यों आती है, एक्सपेंशन डिपेंड करता है एक किस चीज पे, मटेरियल पे, तो किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। तो सुन ले, लेसन वेरी केयरफुली, एक्सपेंशन इसलिए आता है क्योंकि पार्टिकल के दरमियान टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये एक दूसरे से आगे जाएंगे तो स्पेस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा और ये एक्सपेंड होगा। तो नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो उस मटेरियल में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, उस मटेरियल में एक्सपेंशन ज्यादा होगा जिसके अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे, सही। नंबर सेकंड, डिपेंड करता है लेंथ पे, किस चीज पे, लेंथ पे। अगर ये मार्कर 1 मीटर हो लेट सपोज, और दूसरा मार्कर है इसी मटेरियल का बना है वो 2 मीटर है, 2 मीटर, दोनों का टेम्परेचर अगर हम सेम राइज कर दे तो वो 2 मीटर वाले में डबल एक्सपेंशन होगा बनिस्बत उसके लेंथ में, डबल इजाफा होगा बनिस्बत इसके लेंथ में। तो इसका मतलब है एक्सपेंशन या इंक्रीज इन लेंथ, वो लेंथ पे खुद डिपेंड करता है, ठीक। और नंबर थर्ड, राइज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को कितना चेंज किया है, तो जाहिर बात है कम चेंज करेंगे तो कम एक्सपेंशन होगा, ज्यादा चेंज करेंगे तो ज्यादा। एक्सपेंशन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एंड नंबर थर्ड राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब कोएफिशिएंट और क्यू होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं और पार्टिकल एक दूसरे से आगे जाते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाता है, और डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और शेप भी चेंज हो सकता है। और
सेम फेज को डिस्कस करना होगा, फेज सेम होना चाहिए, फेज हो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने से पहले पहले ये चीजें नोट करेंगे। सही, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फेज चेंज हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को अल्फा से शो करते हैं, किस चीज से, अल्फा, लास्ट सेकंड लास्ट सेंटेंस है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को अल्फा से। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज द इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। क्या मतलब, लेट सपोज 1 मीटर क्यूब चीज है, 1 मीटर वाली 1 मीटर क्यूब चीज है, और हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज किया, उसमें कितना इंक्रीज आया, उस इंक्रीज को उस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये पॉइंट मैंने क्लास में बताया था, दोबारा इधर सुन ले। जब किसी डिफिनीशन में पर का लफ्ज आ जाए ना, पर यूनिट वॉल्यूम देखो, पर यूनिट टेम्परेचर, इसका मतलब है वो फैक्टर या वो टर्म उन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। सही, याद होगा आप लोगों को मोलर मास, ठीक, मोलर मास, इसी तरह हमने मोलर वॉल्यूम की भी बात की थी। तो अब आप लोग देख ले इधर किस क्या क्या है, इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ये ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर सेकंड, राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रेशो है, ठीक। ये सिर्फ डिपेंड करता है, क्या रह गया, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये हर मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। थर्ड पेज पे जाते हैं, वो लास्ट पेज होगा। सही, लेकिन अल्लाह करे मैं सही पेज सेलेक्ट करो, शेयरिंग को स्टॉप करना होगा पहले, इसको पहले स्टॉप करता हो, फिर दूसरा पेज सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, चलो सही पेज सेलेक्ट हो गया। ओके, इसको मैं एनलार्ज करता हूँ। हाँ, तो जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं मतलब एक्सपेंशन तो होता है, लेकिन एक जगह ऐसी आ जाती है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे मटेरियल मेल्ट होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड changes to solid और changes to liquid state, जिसमें वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है इसको। और मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं होता, लेकिन दो पॉइंट है, अगर सॉलिड एमार्फस ना हो और इम्प्योर ना हो। क्या मतलब, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर हो, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा, बस वो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होगा, और जो है टेम्परेचर राइज नहीं होगा और चीज मेल्ट होती जाएगी। तो वो जो एनर्जी देते हैं वो कहा जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने में चली जाती है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक मटेरियल अगर सॉलिड में हो और वही मटेरियल अगर लिक्विड में हो, तो वो लिक्विड ज्यादा हीट रखता है, उसका हीट कंटेंट ज्यादा होगा क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब किया है। सही, तो मेल्टिंग पॉइंट से हम प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अगर सही निकला मेल्टिंग पॉइंट तो हम कहेंगे कि ये प्योर है, अदरवाइज नहीं होगा। मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, अभी बात हुई कि क्रिस्टल की जो सॉलिड है, चाहे क्रिस्टलाइन हो चाहे एमार्फस हो, उनमें सिर्फ कौन से मोशन होते हैं, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन आप लोग देख सकते हैं अंडरलाइन पे, ठीक। नो रोटेशनल मोशन, तो कौन से है, तो येलो लाइन देख ली नीचे, ठीक। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और पोजीशन चेंज नहीं करते। और ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, ये लास्ट टर्म देख ले, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो होती है सॉलिड में, तो वो वाइब्रेशनल मोशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेस इज बिटवीन द सॉलिड्स, ठीक। इधर दोबारा क्रिस्टल्स की बात की है, तो इधर ट्रू सॉलिड डिस्कस की है ज्यादातर उन्होंने। स्पेसिस, कोई भी सॉलिड हो, एमार्फस हो या क्रिस्टलाइन, के दरमियान स्पेसिस कम होते हैं, ठीक। क्यों कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, पार्टिकल फिक्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, स्पेस इज लेस, तो उस वजह से वो इनकम्प्रेसिबल भी है। फोकस कर ले, देखो, क्लोजली पैक्ड,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम इनकम्प्रेसिबल। अब स्पेसिस कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की दोबारा बात की है, तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप लोग दोबारा पेन उठाइए, ठीक, इसमें थोड़े से पॉइंट्स है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में टोटल कितने टाइप के फोर्सेस है सॉलिड, तो नोट करते जाए, ठीक। कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, तो किन 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 सॉलिड में कोवेलेंट है, नंबर 1 कोवेलेंट लिख ले, कोवेलेंट किन किन में है, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक, बहुत सारे और भी है। दूसरा, क्योंकि उन्होंने इधर बात की क्या की है, देयर आर नंबर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो एक कोवेलेंट फोर्सेस है, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा आयनिक, तो आयनिक सॉलिड लिख ले, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा, पोटेशियम क्लोराइड। दो हो गए। नंबर थर्ड मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान मेटालिक बॉन्ड होता है, वो मेटल्स में कॉपर, लेड, दो तो अभी डिस्कस किए। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, थर्ड जो फोर्थ नंबर पे आता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है असल में, वो है वान डर वाल फोर्सेस, उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप लोग फोर्थ पे लिख ले हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख ले आइस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड है। फिर आप लोग लिख ले लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस फिफ्थ नंबर पे, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में आयोडीन का एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक। और इसी तरह हमारे पास फिर रहता है डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक, जो कि हम एक दफा थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, बल्कि थर्ड चैप्टर में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स इस तरह स्ट्रांग है। इसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के बेस पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल में तमाम तरह के मोशन की वजह से पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। लिक्विड में भी इसी तरह पॉसिबल है, और हमारे पास सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सफिशिएंट था, आप लोग फीडबैक दे दें कि इस तरह ठीक है कि नहीं ठीक, फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू।